हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट सेमेस्टर 5 का हिंदी मीडियम में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स करवाने वाला हूं। आपके पेपर में शॉर्ट नोट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो टॉपिक्स करवाऊंगा हो सकता है वो लॉन्ग में भी आ जाए, तो ज़रूर आप इस वीडियो को अच्छे से देखें एंड तक। डी एस एल एनसीवेब सभी के लिए सेम सिलेबस रहता है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में वीडियो बना रखी है और हिंदी मीडियम में भी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। अगर आपको देखनी है डिटेल वीडियो 1 घंटा 34 मिनट की, तो आप देख सकते हो। दोनों लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप @एकलव्य स्नातक 1 जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, सारे वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे और सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं वो यहीं पे मिलती रहेंगी। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट यूजर नेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा चित्रकला। अगर भीमबेटका के ऊपर प्रश्न आता है, गुफाओं के अंदर जो चित्रकला होते थे, भित्ति चित्र वगैरह जो वहाँ पे थे, तो आप उसमें क्या लिखोगे? तो देखो, पहले तो आप फोटो से समझो। ये गुफा के अंदर की चित्रकला है। आप जैसा कि फोटो में देख पा रहे हो, ये गुफा है और उसके अंदर इस तरीके के चित्र अंकित किए जाते थे। ठीक है, तो देखो, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स ये मध्य प्रदेश में स्थित प्राकृतिक गुफाएं हैं और चट्टानी आश्रय हैं। चट्टानों को अपना आश्रय बनाकर पहले इंसान जो है वहाँ मनुष्य वहाँ रहा करते थे। तो ये गुफाएं इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि यहाँ हजारों साल पहले रहने वाले आदिम मानव, जो बहुत पुराने जो मानव थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ चित्रकला बनाई थी जो आज भी सेफ है, जो इस तरीके से दिखती है। तो इन चट्टानों पर बने चित्र हमें ये समझने में मदद करते हैं कि भाई आधुनिक सभ्यता से बहुत पहले लोग कैसे रहते थे। आज तो मॉडर्न दुनिया है, लेकिन अगर हम कुछ साल बहुत साल पीछे जाएंगे तो दुनिया में कैसा सब कुछ लोगों का था वो आपको इन चित्रों से पता चलता है। तो इन चित्रों में उनका शरीर, उनका शिकार करने का तरीका कैसा था, उनका पहनावा कैसा था, जानवरों के साथ उनके कितने संबंध गहरे थे, वो उत्सव कैसे मनाया करते थे, त्योहार वगैरह। तो हमें पूरे उस समय के लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक मिल जाती है कि भाई ऐसे ऐसे ये लोग ये काम उस टाइम पे किया करते थे। तो भीमबेटका को पत्थरों पर बनी एक खुली इतिहास की किताब कहा जा सकता है। आप अगर इन पत्थरों को जाकर देखो तो ये पत्थर ही आपको अपने समय का इतिहास बता देंगे। तो यह हमें शुरुआती मानव संस्कृति कैसी होती थी, उनकी सोच क्या थी, उनकी कल्पना शक्ति किस लेवल की थी, ये समझने में बहुत मदद करता है। और ये भी दिखाता है कि कला और अभिव्यक्ति की शुरुआत बहुत पहले से ही हो गई थी। जो आज हम आर्ट कहते हैं जिसको, वो आर्ट कई साल पहले शुरू हो चुका था, हजारों साल पहले। तो भीमबेटका का जो रॉक शेल्टर है भोपाल के पास मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वत श्रृंखला में है। ठीक है, कहते हैं विंध्य हिमाचल, है ना? तो वो विंध्य क्या है? एक पर्वत श्रृंखला वहां पे है। यहाँ पे जंगल हैं, पानी के स्रोत भी हैं, जानवर भी बहुत मिल जाते हैं। इसलिए जो मानव है उनके रहने के लिए परफेक्ट जगह है, जहाँ पानी भी मिल जाए, जहाँ जंगल भी मिल जाए, जहाँ सब कुछ मिल जाए। तो ये गुफा खोजी किसने भाई? 1957 में एक बहुत ही फेमस पुरातत्वविद थे जिनका नाम था डॉक्टर वीएस वाकड़कर। ठीक है, तो जो डॉक्टर वीएस वाकड़कर थे, इन्होंने ये गुफाओं को ढूंढा था। यहाँ लगभग 700 से ज्यादा चट्टानी आश्रय मिले हैं, जो चट्टानों को अपना घर बनाकर इंसान वहां रहा करते थे। और उनमें से कई में प्राचीन चित्र भी बने हुए हैं जो हजारों साल पुराने हैं। अगर आप देखोगे बहुत पुराने पुराने चित्र भी हैं। तो भाई इन गुफाओं का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए भीमबेटका को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। और ये जगह हमें यह समझने में मदद करती है कि भाई शुरुआती मानव कहाँ रहते थे। अगर आप इसको देखोगे तो आपको पक्का आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इंसान इस तरीके से यहाँ यहाँ पर रहा करते थे। जो दीवारों पर वो चित्र बना रहे हैं, आप उसको देख के बहुत सी कहानियां समझ जाओगे। तो भीमबेटका की गुफाओं में बनी चित्रकला एक ही समय की नहीं है। ये नहीं है एक ही बारी बना दिया था उन्होंने। तो यहाँ पे भाई हजारों सालों में धीरे 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 ये चित्र बनाए गए। माना जाता है कि इन चित्रों की शुरुआत लगभग 30,000 साल पहले हो गई थी। अलग अलग समय में रहने वाले लोगों ने अपने अपनी जिंदगी के जो अनुभव थे वो चट्टानों पर उकेर के उन्होंने वो बनाए। जैसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो चित्र उन्होंने बनाया। सबसे पुराने चित्र हमें यहाँ पैलियोलिथिक काल के मिलते हैं, बहुत पीछे के, जिनमें शिकार करते हुए इंसान और जानवर दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद आता है मेसोलिथिक काल। यहाँ पे जो चित्र हैं उसमें इंसानों को छोटा 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 आकृतियों में दिखाया जाता है, थोड़ा और क्लियर हो जाता है। और चैल्कोलिथिक काल में जो चित्र मिले हैं उसमें गांव का दृश्य, खेती और जो जिंदगी होती है गांव की, वो दिखाने की कोशिश की गई है।
और सबसे बाद के हिस्टोरिक काल के चित्र, ऐतिहासिक काल जब आता है हमारा, तो उसमें धार्मिक चिन्ह भी देखने को मिलेंगे आपको, घुड़सवार लोग और अलग अलग प्रतीक सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं। मीन्स अलग अलग कालखंड में यहाँ पे चित्रकला में भी अलग अलग चीजें बनाई गई थी। तो इन सभी चित्रों को एक साथ देखने से साफ पता चलता है कि इंसान की जिंदगी कैसे धीरे धीरे बदली। पहले वो सिर्फ शिकार करना जानता था, फिर उसने बसना सीखा, फिर उसने खेती करना सीखा, फिर उसने समाज बनाया। और यही भीमबेटका चित्रों का सबसे बड़ा महत्व है कि उसने इंसान की डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस कैसे हुई है उसको दिखाया है। ठीक है, तो भीमबेटका की गुफाओं में बनी चित्रकला में शुरुआती मानवों की रोजमर्रा की जिंदगी साफ दिखाई देती है। लोग हिरण, बाइसन, हाथी, जंगली सुअर जैसे जानवरों का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। आप अगर चित्रों को देखोगे कि भाई शिकार उनके जीवन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो लोग शिकार किया ही किया करते थे। और कई चित्रों में लोग नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं, जो ये बताता है कि वो सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि खुशी और मनोरंजन के लिए भी इकट्ठा होते थे। वो इकट्ठा होते थे, गैदरिंग होती थी उनकी। कुछ चित्र ऐसे भी हैं भाई जिसमें लड़ाइयाँ दिखाई जा रही हैं, आपसी गतिविधियाँ, सामाजिक जीवन भी दिख रहा है। इसके अलावा जानवर, पेड़, प्रकृति से जुड़े चित्र भी हैं कि भाई मानव जो था उस टाइम का, वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा क्लोज था। तो बाद के समय के चित्रों में धार्मिक या प्रतीकात्मक आकृतियां भी मिलने लगती है। थोड़ा आप और आगे चले जाओगे तो धार्मिक चिन्ह भी मिलते हैं जो उनके विश्वास और सोच के विकास को दिखाती है। तो भाई ये चित्र बिना शब्दों के कहानियां सुना देते हैं पूरी, और ये साबित करते हैं कि शुरुआती मानव रचनात्मक, भावनात्मक और अभिव्यक्तिशील था। जो शुरुआत का इंसान था ना, वो बहुत रचनात्मक था, वो क्रिएटिव था और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी था, और अपनी अभिव्यक्ति वो चित्रों के द्वारा किया करता था। तो भीमबेटका की गुफाओं की चित्रकला में ज़्यादातर लाल, सफ़ेद और पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये रंग प्राकृतिक चीज़ों से बनाए जाते थे, कोई केमिकल से तो बनते नहीं थे। खनिज पत्थर है, मिट्टी है, कोयला है, पौधों का रस है, इसी से ही तो वो कलर बनाते थे। यही वजह है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी कई चित्र आज तक साफ दिख रहे हैं, क्योंकि रंग चट्टानों के खनिजों के साथ मिल गए थे। ठीक है, और चित्रों की जो स्टाइल है वो बहुत सिंपल है लेकिन इफेक्टिव है। इंसानों को अक्सर छड़ी जैसी साधारण आकृतियों में दिखाया जाता है, ऐसे लाइनें लाइनें सी बनाकर, जैसे मैंने आपको शुरुआत में यहाँ पे एक फोटो दिखाया था। देखो, ये इंसानों को इस तरीके से पतले पतले उसमें आकृतियों में दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये इनके चित्र हुआ करते थे। और अगर मैं आपको बताऊं कि भाई भीमबेटका की चित्रकला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत में रहने वाले शुरुआती मानवों का जीवन कैसा था उसका सीधा प्रमाण देती है। इन चित्रों से हमें किताब या कहानियों के बिना ही पता चल जाता है कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे। कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं है। और ये चित्र यह भी दिखाता है कि भाई कला एक ही समय में नहीं बल्कि हजारों सालों में धीरे धीरे विकसित हो सकती है। तो इससे इतिहासकार ये भी समझ पाते हैं कि भाई मानव समाज ने शिकार करने वाले समूहों से गांव और व्यवस्थित जीवन की ओर कैसे अपना विकास करा। ठीक है, तो भीमबेटका की चित्रकला से उस समय के लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर पहलू जीवन का जानकारी आपको मिल जाएगी। नाच, उत्सव, जानवरों की पूजा और प्रतीक ये बताते हैं कि भाई उनके जीवन में समुदाय और विश्वास का बहुत खास महत्व था। सबसे अहम बात यह है कि भाई ये चित्र साबित करते हैं कि कला और कहानी कहने की शुरुआत मानव इतिहास के बहुत शुरुआती दौर में हो गई थी। कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग बहुत पहले से हो रही थी। तो भीमबेटका भाई हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है, और ये दिखाता है कि इंसान हमेशा से कला, प्रकृति और समाज से जुड़ा हुआ रहा है। ठीक है भाई, तो इंसान जुड़ा हुआ रहा है प्रकृति से। भारत में ताम्रपाषाण कालीन स्थलों का सांस्कृतिक क्रम आपको बताना है। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन यानी कि जो ये युग था। तो अब इसमें देखो इस तरीके के बर्तन चलते थे। आप मिट्टी का रंग देख लो, उसके ऊपर कोटिंग किस कलर की है ये देख लो, यही आपको इसमें अंदर बताना है। तो भारत में जो ताम्रपाषाण काल था, चालकोलिथिक जिसको आप पीरियड कहते हो, ये वो समय था जब मानव जीवन पाषाण युग से यानी कि स्टोन एज को छोड़कर, जब पत्थर का सब होता था, इंसान मेटल एज की तरफ जा रहा था, धातु का सामान जब बनने लगा था। चालकोलिथिक शब्द का मतलब यही होता है कि भाई स्टोन कॉपर एज, चालकोलिथिक यानी कि पत्थर भी यूज में थे और साथ साथ तांबे के औजार भी यूज हो रहे थे, ये वो काल था। तो इस समय में लोग अभी भी ज्यादातर पत्थर के औजारों पर ही निर्भर रहा करते थे, लेकिन उन्होंने तांबे का प्रयोग करना सीख लिया था, और इसी काल में खेती की शुरुआत हो गई थी। तो लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लगे और घुमंतु जीवन छोड़कर स्थायी गांवों में लोग रहने लग गए थे एक जगह पे। संगठित समाज का यहाँ से शुरुआत होता है। तो चालकोलिथिक जो स्थल है ताम्रपाषाण, उन स्थलों की कल्चरल जो एक सीक्वेंस है, उनका जो क्रम है सांस्कृतिक, उसका मतलब है कि भारत के अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में कैसे अलग अलग क्षेत्र की संस्कृतियों का विकास हुआ, समय के साथ क्या बदलाव आया, ये आपको बताना है। ये पूरा क्रम लगभग 3000 ईसा पूर्व से
700 ईसा पूर्व के बीच का माना गया है। और इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि भाई भारत में ग्रामीण जीवन, तकनीक और संस्कृति धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ी, ठीक है, गांव के जीवन का विकास कैसे हुआ। तो भाई भारत में जो चालकोलिथिक संस्कृतियां, वो किसी एक जगह पर विकसित नहीं हुई थी, मान लो ये उत्तर भारत है तो सिर्फ यहीं पर था, नो, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूपों में सामने आई थी। और हर क्षेत्र की अपनी अलग पहचान थी। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना हर किसी के संस्कृति का अलग तरीका था, घरों की बनावट हर किसी की अलग थी, औजार के प्रकार हर किसी संस्कृति के अलग थे। पश्चिम भारत में जाओगे तो राजस्थान में, गुजरात में जो चालकोलिथिक संस्कृति है वो काफी विकसित थी। इस साइड यहाँ लोग खेती भी करते थे, भाई तांबे के औजारों का इस्तेमाल भी करते थे। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य भारत में जाओगे, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे स्थल देखने को मिलेंगे जहाँ पे भी एकदम प्रॉपर स्थायी गांव बने हुए थे और कृषि होती थी। दक्कन के पठार में जाओगे, महाराष्ट्र में, तो चालकोलिथिक संस्कृति थोड़ी अलग तरीके की मिट्टी के बर्तन की शैली को विकसित किया, ठीक है, बसावट यहाँ पे होने लगी थी। और पूरब में जाओगे तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलता अवशेष वहाँ पे, लेकिन वहाँ भी थोड़े बहुत संकेत हैं। हालांकि अगर तुम देखोगे तो हर क्षेत्र की संस्कृति अपनी अलग है, फिर भी चालकोलिथिक संस्कृतियों में कुछ ऐसी बातें थी जो समान थी। हाँ पे अब मैंने ये तो बता दिया कि क्षेत्र अलग था, संस्कृतियाँ अलग थी, कुछ चीज़ें हैं जो सिमिलरिटीज़ हैं। खेती हर जगह हो रही थी, मिट्टी के बर्तन हर जगह बन रहे थे, और पत्थर के साथ तांबे का यूज हर जगह हो रहा था औजार बनाने में। तो भारत में इस समय ग्रामीण और तकनीकी विकास धीरे 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 फैल रहा था। तो प्रारंभिक जो शुरुआती था चालकोलिथिक संस्कृतियां लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व, तो भारत में गांव बसने की शुरुआत को दिखाता है। ये वो टाइम था जब गांव बसने शुरू हुए थे। तो भाई इस समय लोग शिकार पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहे, बल्कि वो खेती की तरफ गए, पशुपालन करने लगे, और पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी यूज होने लगा। फिर आहार या आहड़ बाणस संस्कृति जिसे हम कहते हैं, राजस्थान में पाई गई। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस चालकोलिथिक पीरियड की संस्कृति है। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो खेती किया करते थे, पशु पालते थे। और इस संस्कृति की सबसे खास पहचान है कि भाई इन्होंने काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन बनाए, जो मैंने आपको शुरू में ही फोटो में भी दिखा दिए थे, आप देख सकते हो उसको, ठीक है, ये इन्होंने बनाए। और अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ तांबे के औजार आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते थे, जिससे पता चलता है कि धातु का ज्ञान कैसे मनुष्यों में धीरे 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 बढ़ रहा था। कायथा भारत के सबसे पुराने चालकोलिथिक स्थलों में से एक माना जाता है। भाई यहाँ से घरों के अवशेष मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन, तांबे की वस्तुएं मिलती हैं। कायथा को हड़प्पा सभ्यता और बाद की चालकोलिथिक संस्कृतियों के बीच की एक कड़ी के रूप में देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता और बाद की चालकोलिथिक संस्कृति आई, उसके बीच का ये टाइम था। और इन शुरुआती संस्कृतियों से साफ पता चलता है भारत में ग्रामीण जीवन का एक शुरुआत का दौर था, खेती का विकास हो रहा था, धातु के प्रयोग की नींव थी, ये फाउंडेशन। फिर आता है परिपक्व चालकोलिथिक काल, परिपक्व ताम्रपाषाण काल, मैच्योर चालकोलिथिक पीरियड, 2000 से 1500 ईसा पूर्व। यहाँ पे संस्कृतियां जो थी भारत की ज़्यादातर विकसित थी और संगठित थी, एक जगह रह रही थी। गाँव में योजना अच्छी हो गई थी, औजार पहले से और उन्नत हो गए थे, हर क्षेत्र की अपनी अलग पहचान हो गई थी। और मालवा संस्कृति है मध्य प्रदेश की, वो बहुत, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में थी। यहाँ बड़े बड़े गांव थे जहाँ लोग कच्ची मिट्टी के मजबूत घरों में रहते थे, और इस संस्कृति की मिट्टी के बर्तन की शैली और सुंदर थी और विकसित थी। लोग गेहूं, जौ, मसूर जैसी फसलों की खेती भी किया करते थे, यानी कृषि उनका मुख्य आधार था। कृषि की जाती थी और बहुत अच्छे से की जाती थी। फिर उसके बाद प्रभात संस्कृति है, गुजरात के तटीय इलाकों में पाई गई थी। भाई समुद्र के पास थी तो मछली पकड़ने के भी प्रमाण मिलते हैं। ये लोग मछली पालन करते थे, मछली पालते भी थे, पकड़ते भी थे। और इस संस्कृति के मिट्टी के बर्तनों की शैली और दफनाने की परंपराएं बहुत अलग थी बाकी जगहों से, जो इसकी अलग पहचान को दिखाता है। कुल मिलाकर इस काल की जो चालकोलिथिक संस्कृतियां हैं वो यही दिखाती हैं कि भारतीय समाज अब ज़्यादा स्थिर हो गया था, संगठित हो गया था, क्षेत्रीय रूप से डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर आपका उत्तर बाद का टाइम आता है, चालकोलिथिक काल 1500 से 1700 ईसा पूर्व। तो भाई भारत में चालकोलिथिक जीवन का ये आखिरी चरण था। इसके बाद धीरे धीरे फिर आयरन एज, लौह युग की शुरुआत होती है, जब लोहे का यूज होने लगा था। तो इस समय गांव और समाज में कई बदलाव दिखे, जैसे जोरवे संस्कृति, आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में थी। यहाँ के लोग अच्छी तरीके से योजनाएं बनाते थे, अनाज रखने के लिए इन्होंने बड़े बड़े ग्रेनरीज बना रखी थी, है ना। और इस संस्कृति की पहचान लाल रंग के बर्तनों पर काले डिजाइन से होती है। इन्होंने लाल रंग के बर्तन बना के उस पर काले डिजाइन बनाए। और लेकिन कुछ यहाँ पे असमानताएं भी थी इनके समाज में, कोई अमीर था, कोई गरीब था, कुछ घर बहुत छोटे हैं, कुछ घर बहुत बड़े हैं। इसके अलावा नेवासा जैसी जगहें हैं
वहां से भी चालकोलिथिक जीवन के धीरे धीरे पतन के प्रमाण मिलते हैं। तो भाई यहाँ तांबे और पत्थर के औजार का यूज धीरे धीरे कम हुआ और लोहे की तकनीक की ओर लोग बढ़ते गए, तो एक तरीके से डिक्लाइन हो रहा है ना। तो कुल मिलाकर ये काल बताता है कि भाई चालकोलिथिक संस्कृति अब अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। जो ताम्र पाषाण संस्कृति है अब उसका अंत बहुत नजदीक था और एक नई संस्कृति, एक नया समय आने वाला था, लौह युग, एक नया काल आने वाला था। तो चालकोलिथिक स्थलों की अगर आप सांस्कृतिक आप इनका क्रम देखोगे तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा सॉरी कितनी ज़्यादा क्षेत्रीय विविधता थी भारत में। अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों ने जैसा वातावरण था भाई उसके अनुसार अपनी जीवन शैली रखी, वैसे ही औजार बनाए, वैसी ही संस्कृतियाँ उनकी विकसित हुई। तो ये क्रम जो भी मैंने आपको बताया पीछे, ये दिखाता है कि खेती और गांव का जीवन धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ। लोग एक साथ एकदम से किसान नहीं बन गए, बल्कि समय के साथ साथ लोगों ने शिकार छोड़कर खेती और स्थायी रूप से बसने को चुना। तो चालकोलिथिक काल भाई हमें यह समझने में मदद करता है कि मानव समाज ने पत्थर के औजार से तांबे के औजार तक का सफर कैसे तय किया, और यह वही टाइम था जब धातु का पहली बार प्रयोग हुआ। तो भाई यह काल हड़प्पा सभ्यता और लौह युग के बीच एक सेतु का काम भी करता है, जो चालकोलिथिक वाला है। तो भाई सरल शब्दों में बताऊं तो चालकोलिथिक काल ने भारत में स्थायी जीवन, खेती और सांस्कृतिक विकास की एक नींव सी रख दी। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं आगे और अपना अगला प्रश्न जो है उसको समझते हैं क्या पूछा जा रहा है। अंतराजी केरा। अंतराजी केरा क्या है, चलो देखते हैं। अंतराजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के ईटा जिले में काली नदी के किनारे स्थित एक बहुत ही पुराना स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। ये जगह बहुत खास है क्योंकि यहाँ से मानव जीवन के विकास का एक लगातार क्रम देखने को मिलता है। कुछ तो दिखा होगा ना भाई इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को, तभी तो इसको लिखा है आपके बुक में। तो अंतरंजी खेड़ा जो है इसमें चालकोलिथिक काल से लेकर शुरुआती जो ऐतिहासिक काल है उसके प्रमाण मिले हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि समय के साथ लोगों की जीवन शैली में क्या बदलाव आया, औजारों में क्या बदलाव आया, टेक्निक्स क्या क्या बदली। तो इस स्थल का सबसे बड़ा महत्व यही है, यहाँ से भारत में लोहे के शुरुआती उपयोग के प्रमाण मिले हैं। शुरू शुरू में जो लोहे का यूज हुआ उसके प्रमाण मिलते हैं। इसी वजह से अतरंजी खेड़ा को लौह युग में प्रवेश को समझने के लिए बहुत प्रमुख स्थल माना गया है कि हम आयरन एज में कैसे प्रवेश करते हैं। ये दिखाता है भारत में तांबे से लोहे की तकनीक की ओर बदलाव कैसे हुआ। पहले तो हम तांबे पे थे, तांबा छोड़ के लोहे की तरफ हम गए कैसे, यही हमें इस जगह से प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो अंतरंजी खेड़ा का सबसे शुरुआती चरण चालकोलिथिक काल से जुड़ा हुआ है। तो इस समय यहाँ रहने वाले लोग अभी पूरी तरह धातु पर निर्भर नहीं थे, ठीक है, बल्कि ज्यादातर पत्थर के औजार ही बनाया करते थे और तांबे की वस्तुएं बहुत सीमित थी। और भाई इस दौर में लोग हाथ से बने और चाक पर बने मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे थे, जिनमें ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, लाल काले कलर वाली जो वो है मिट्टी है उससे बनाए गए मिट्टी के बर्तन हैं या लाल वाले हैं बर्तन। तो वे कच्ची मिट्टी के घरों में रहा करते थे और खाना पकाने के लिए चूल्हे का यूज करते थे। और यहाँ के लोग खेती करना जानते थे और पशुओं को पाला करते थे भाई, जिससे पता चलता है कि वो लोग घुमंतु जीवन छोड़कर गाँव में बस चुके थे। तो कुल मिलाकर अंतरंजी खेड़ा का यह चालकोलिथिक चरण एक सरल गांव आधारित जीवन को दिखाता है कि भाई यहाँ पे जब चालकोलिथिक पीरियड था तो एक गांव वाला माहौल था, शुरुआती कृषि और थोड़ी बहुत जो एक परमानेंट रहने का जो वो है शुरुआत वो देखने को मिली। फिर अतरंजी खेड़ा का सबसे प्रसिद्ध चरण इसका आयरन एज माना जाता है, जो लौह युग था। खासकर पेंटेड ग्रेवेयर, जो थोड़ा पेंटेड ग्रेवेयर है, थोड़ा धूसर कलर की, जब लिखा गया, मतलब लिखा हुआ कह रहा हूँ, उसके ऊपर जब कलर वगैरह हुआ दूसर कलर में, थोड़ा ग्रेइश कलर में, तो ग्रेइश कलर में लिखने से उसको कलर करने से ये ज़्यादा इसकी एक पहचान बन गई, पेंटेड ग्रेवेयर। और इस चरण में भारत में लोहे का इस्तेमाल कैसे शुरू शुरू में एक स्टार्टिंग है वो प्रमाण यहाँ से मिलता है। तो इस समय में लोगों ने लोहे से बने चाकू, तीरों के फल, कीले और दूसरे औजार भी यूज़ किए। तो भाई इस दौर की एक खास पहचान है हल्की सलेटी रंग के बर्तन, ग्रे, और जिन पर काले रंग से सुंदर डिजाइन बनाए जाते थे। तो घर पहले से थोड़े बेहतर योजना के साथ बनाए गए इस टाइम में, जिससे समाज के संगठित होने का संकेत मिलता है। तो भाई लोहे के औजारों की वजह से खेती भी ज़्यादा प्रभावी हो गई थी और उत्पादन बढ़ने लगा था, थोड़ा अच्छा हो गया था। तो इस चरण का महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अतरंजी खेड़ा भारत के उन स्थलों में से एक है भाई जहाँ लगभग 1200 से 600 ईसा पूर्व के बीच लोहे के प्रयोग के बहुत ठोस प्रमाण मिलते हैं।
ठीक है, तो इस वजह से भी जरूरी है। तो ये स्थल हमें ये समझने में मदद करता है कि भारत में चैल्कोलिथिक काल से लौह युग की तरफ हम कैसे गए, वो आप यहाँ से जान सकते हो। तो ये जो ग्रे कलर वाला चरण था, इसके बाद अतरंजी खेड़ा अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में प्रवेश करता है, जहाँ समाज पहले से थोड़ा विकसित हो गया था, संगठित हो गया था। इसमें है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि चमकदार बर्तन, ठीक है, काले कलर के, जो दिखाता है तकनीक हो गई थी उन्नत और बहुत जीवन हो गया था समृद्ध। तो इस समय सिक्कों का चलन भी शुरू हो गया था। कच्ची मिट्टी की जगह ईंटों से बने बेहतर ढांचे देखने को मिल रहे थे इस टाइम में। व्यापार अच्छा हो गया था, कारीगरी बढ़ गई थी, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो गई थी। साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी पहले से कई ज़्यादा अच्छी हो गई थी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये अतरंजी खेड़ा को उत्तरी भारत में उभरते शुरुआती जो नगर थे, स्टार्टिंग वाले राज्य थे, उससे भी जोड़ता है इस स्थल को। तो सोचो गांव से कैसे कैसे हम शहरों की तरफ, राज्यों की तरफ बढ़े, उसमें भी अतरंजी खेड़ा इस बात का साक्ष्य है, यहाँ से चीज़ें निकलती हैं। तो अतरंजी खेड़ा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि यह जीवन के विकास को लगातार एक बता रहा है, एक साफ कहानी। यहाँ से ये प्रमाण मिलता है कि भाई लोग एक ही जगह पर लंबे समय तक रहते हुए धीरे धीरे अपना जीवन शैली, औजार, तकनीक कैसे बदलते हैं। तो भाई ये स्थल हमें चालकोलिथिक काल से आयरन एज में जो बदलाव हुआ उसको स्पष्ट रूप से क्लियरली समझाने में मदद करता है। खास बात यह है कि भाई यहाँ गंगा यमुना क्षेत्र में लोहे के शुरुआती उपयोग के भी प्रमाण मिलते हैं, जो यहाँ का गंगा यमुना का एरिया आसपास का, जो भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी बदलाव है भाई। लोहे का यूज हड़प्पा वालों ने नहीं किया आज तक। तो अतरंजी खेड़ा से ये भी पता चलता है कि कैसे साधारण खेती करने वाले गांव समय के साथ साथ संगठित हुए, आगे चलकर कस्बे बने, नगरों का विकास हुआ। तो भाई सरल शब्दों में बताऊं तो अतरंजी खेड़ा हमें ये समझाता है कि शुरुआती भारतीय समाज सरल ग्रामीण जीवन से लोहे का उपयोग करने वाली शहर बनने वाली सभ्यता की ओर कैसे बदल गया, कैसे उसमें चेंजेस आ गए। यही इसका मेन था, जो मोटिव था आपको बताने का। उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर संस्कृतियां, ये आपसे पूछा जा सकता है। NBPW याद रख लेना। NBPW संस्कृति क्या है भाई, इसको समझो। ये भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक काल लगभग 700 ईसा पूर्व से लेकर, तो NBPW संस्कृति भारत के जो काल दिखा रखा है 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व से जुड़ी हुई है इस टाइम का। अब इस संस्कृति को हमने ये नाम क्यों दिया, आप तो कहोगे तो बर्तनों का नाम लग रहा है, क्योंकि भाई ये खास तौर पे बर्तनों पर इसलिए पड़ा है, काले गहरे स्लेटी रंग के बर्तन होते थे जिन पर आईने जैसी चमक होती थी, ये इनकी पहचान है। ये संस्कृति के लोग ये बर्तन बनाया करते थे। तो इस काल में जीवन सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहरों का विकास शुरू हो गया। लोग व्यापार करने लगे, बाजार बने, धीरे धीरे शिल्प विकसित हुए, और इसी समय उत्तर भारत में शक्तिशाली राज्य है जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, महाजनपद काल शुरुआत हुई यहाँ से। तो NBPW संस्कृति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई ये हमें दिखाती है कि लौह युग के बाद भारतीय समाज ने शहरी जीवन की ओर बड़ा कदम बढ़ाया, हम शहरीकरण की तरफ बढ़े आगे। तो ये काल प्रशासन, व्यापार, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संगठन कैसे मजबूत हुए उसका संकेत है सबसे बड़ा, और कैसे एक व्यवस्थित नगर सभ्यता की शुरुआत हुई वो आपको पता चलेगा। तो NBPW संस्कृति का विकास मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी भारत में हुआ था। सबसे बड़ा क्षेत्र है गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र, मध्य और निचली गंगा घाटी। इसके अलावा बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्से में भी थोड़े बहुत इसके प्रमाण मिलते हैं। और इस संस्कृति से जुड़े हुए जो स्थल हैं वो है राजघाट, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र, ठीक है, पटना, बिहार। तो इन स्थलों से पता चलता है कि उस समय की जो बस्तियां थी वो स्थानीय नहीं थी, बल्कि ये बस्तियां दूर दूर तक जुड़ी हुई थी। तो NBPW का इतना बड़ा फैलाव ये दिखाता है कि भाई उस दौर में राजनीतिक नियंत्रण बहुत अच्छा था, व्यापारिक नेटवर्क बहुत तगड़ा था। यानी ये संस्कृति सिर्फ बर्तन बनाने तक सीमित नहीं थी, ये लोग संगठित थे, शहरी तरीके से रहते थे, शक्तिशाली व्यवस्था थी इनकी। तो NBPW संस्कृति की सबसे खास पहचान है ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये बर्तन काले और गहरी स्लेटी रंग के होते थे, उन पर आईने जैसी चमक होती थी, मैंने पीछे बताया। बहुत पतले, अच्छी तरह से पकाए गए बर्तन होते थे, उच्च गुणवत्ता वाले, हाई क्वालिटी। आमतौर पर इनमें कटोरे, थाल, फूलदान, ये आकृतियां मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय कारीगरी बहुत अच्छी हो गई थी। तो इस काल में सिर्फ बर्तन नहीं बल्कि और वस्तुएं भी मिलती हैं। लोग लोहे के औजार बना रहे थे, हथियार बना रहे थे, पंचमार्क सिक्के, ठीक है, ऐसे दबा के बनाए गए सिक्के, कांच, हाथी दांत, कांच से बना हुआ बहुत सारा सामान, हाथी दांत पे डिजाइनिंग करके बनाया हुआ सामान,
अर्ध कीमती पत्थर, कुछ कीमती पत्थर होते हैं उनसे गहने बनाए गए। तो ये सब काम ये लोग कर लिया करते थे। तो इन सभी चीज़ों से साफ पता चलता है कि एनबीपीडब्ल्यू काल में तकनीक का विकास हो रहा है, शिल्प का विकास हो रहा है, व्यापार बहुत आगे बढ़ चुका था। लोग सिर्फ अपने लिए चीज़ें नहीं बनाते थे बल्कि लोग व्यापारिक संबंध बना रहे थे। तो एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति भारत में दूसरे नगरीकरण को दिखाती है। तो लोग सिर्फ छोटे गांव में नहीं थे बल्कि कस्बों और शहरों में विकसित होने लग रहे थे। तो इन बस्तियों में सड़कों की योजना बनी हुई थी भाई प्रॉपर, ईंटों से बने पक्के ढांचे दिखाई देने लगे थे, अनाज रखने के लिए भंडारण स्थल भी होते थे, यहाँ पे अनाज रखा करते थे ये। अलग अलग कारीगरी के क्षेत्र भी थे जहाँ लोहार, कुम्हार, दूसरे शिल्पकार काम करते थे। ठीक है, बाजार और व्यापक केंद्र का भी यहाँ पे जिक्र मिलता है। जब आप देखोगे तो आर्थिक गतिविधियां बहुत अच्छी थी इस टाइम पीरियड में। कौशंबी जैसे शहर इस समय महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र बन गए थे। भाई कुल मिलाकर एनबीपीडब्ल्यू काल हमें यही दिखाता है कि भारतीय समाज अब संगठित हो गया था, शहरी जीवन की शुरुआत हो गई थी, व्यापार प्रशासन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा था। तो एनबीपीडब्ल्यू काल में अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, संगठित हो गई थी। लोग लोहे के हल, औजारों की मदद से खेती अच्छी कर रहे थे, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, पैसा आएगा। और क्या होगा, इसके साथ ही देश के भीतर और दूर दराज के इलाकों में व्यापार हो रहा था, लेन देन के लिए सिक्के यूज हो रहे थे। तो भाई इस आर्थिक विकास के साथ समाज में बदलाव आया, अलग अलग सामाजिक वर्गों का विकास हुआ, यहाँ पे उदय हुआ, शक्तिशाली राजा बने, प्रशासक सामने आए जो पूरा राज्य संभाल सकते थे। शहरों में व्यापारी, कारीगर और भी लोग बहुत संख्या में रहने लगे। नागरिक जीवन, जो एक नगर जीवन होता है, शहरी जीवन, शहरी जीवन, उसकी शुरुआत हुई। तो ये दौर धार्मिक और वैचारिक बदलावों का भी था। इसी समय में बौद्ध और जैन धर्म का भी प्रसार हुआ। जो लोग कहते थे कि भाई अहिंसा पे चलो, रास्ते पे चलो, अहिंसा के, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, नैतिकता के साथ जियो, सरल जीवन जियो। तो कुल मिला के ये समय भारत में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन का भी एक चरण आप मान सकते हो। एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में प्रारंभिक शहरी सभ्यता की शुरुआत को भी दिखाती है। इस काल में लोग गांव से निकलकर प्रॉपर संगठित शहरों में रह रहे थे। और ये संस्कृति तकनीकी प्रगति को भी दिखाती है। अच्छे चमकदार बर्तन, लोहे के सिक्के और लोहे के औजार, सिक्के यूज हो रहे थे। तो शिल्प उत्पादन, व्यापार बढ़ गया था। तो हमें ये मदद मिलती है ना, महाजनपद और बड़े बड़े राज्यों का उदय कैसे हुआ, राजनीतिक शक्तियां कैसे संगठित हुई। साथ ही साथ ये भी भाई संस्कृति प्राचीन ग्रंथों में वर्णित नगरों और राज्यों के लिए ठोस पुरातात्विक प्रमाण भी देती है। आप इस संस्कृति को पढ़ो, हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में इन जगहों के नाम आए हैं वो सारी चीजें आपको इस संस्कृति से पता चल जाएंगी। सरल शब्दों में एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति वह चरण है भाई जब भारत ने गांव आधारित जीवन को छोड़कर एक नया संगठित, शहरी और राज्य आधारित, जहां पे एक राजा होगा, वो जीवन जीना शुरू कर दिया था। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ताम्रपाषाण युग की जौरवे और मालवा संस्कृतियां। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आपके आ सकते हैं, तो आप इसमें क्या बताएंगे, चलिए देखते हैं और इसको समझते हैं। भारत में चालकोलिथिक काल, जिसको कॉपर स्टोन एज कहा जाता है, वह समय था जब लोग पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार भी यूज कर रहे थे, पीछे आपको मैंने बताया था। और लोग घुमंतु जीवन छोड़कर स्थायी गांव में रह गए थे, खेती कर रहे थे, पशुपालन कर रहे थे। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी खास मिट्टी के बर्तन शैली भी थी। कोई कैसी मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई लाल, कोई काली, है ना। तो मध्य और पश्चिम भारत में मालवा संस्कृति और जोरवे, ये दो संस्कृतियां हैं। पीछे भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था। इनको थोड़ा सा हमें और एलिबरेट करके बताना है। तो हमें पढ़ाया जा रहा है कि गांव का जीवन कैसे धीरे धीरे संगठित हुआ, लोगों ने कैसे बेहतर घर बनाए, खेती में कैसे सुधार हुआ, और समाज में कैसे काम का बंटवारा हो गया। किसान अपना काम कर रहा है, कारीगर अपना काम कर रहा है। तो ये दोनों संस्कृतियों को पढ़कर आपको पता चलेगा कि समाज छोटे गांव से आगे बढ़कर बड़ी बस्तियों में कैसे बदल गया, खासकर कारीगरी और दूर दराज के इलाकों से संपर्क कैसे बढ़ गया। तो मालवा और जोरवे संस्कृतियां जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भारत में ग्रामीण जीवन कैसे जटिल हुआ, एक विकसित समाज कैसे बना। देखो, मालवा संस्कृति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में विकसित हुई थी। अब ध्यान से समझना, मालवा के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं मैं। तो भाई इसका मेन क्षेत्र मध्य प्रदेश का मालवा है, जहाँ इस संस्कृति के सबसे ज्यादा प्रमाण है। समय के साथ साथ मालवा संस्कृति आसपास के एरिया में भी फैली। मालवा संस्कृति का प्रभाव राजस्थान, महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पे देखने को मिलता है। यानी उस समय के लोग केवल एक जगह तक सीमित नहीं थे, बल्कि आपसी संपर्क, आवागमन और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ रहा था। तो भाई इस क्षेत्र में खेती के लिए उपजाऊ जमीन, पानी के स्रोत और प्राकृतिक संसाधन मौजूद थे। मालवा में सब था, मिट्टी अच्छी थी, पानी आसपास था, संसाधन थे, जिस वजह से लोग स्थायी जगह पे एक जगह बस सके। इसलिए मालवा क्षेत्र जो है चालकोलिथिक काल का बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है। इसके अलावा
इसका जो समय है 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच का है। हालांकि अलग अलग स्थल और विद्वानों के अनुसार डेट्स थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये काल भाई चालकोलिथिक जीवन का एक परिपक्व चरण था, मैच्योर काल था, जब सब चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी, जीवन स्तर काफ़ी अच्छा हो गया था गाँव का। तो इस संस्कृति के बहुत सारे स्थल हैं नर्मदा घाटी के आसपास, नवदतोली, ईरान, नागदा, महेश्वर और आसपास के नर्मदा नदी के क्षेत्र। तो इन जगहों पर इन्होंने स्थायी रूप से बस्तियां बनाई, खेती करी और कारीगरी का विकास हुआ। सरल शब्दों में बताऊं तो भाई मालवा संस्कृति एक प्रॉपर एक जगह पे खेती करना, एक ऐसा समाज जहाँ पे लोग गाँव में बसे हुए हैं, खेती उनका मेन आधार है, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये काफ़ी मजबूत था। मालवा संस्कृति में लोगों के गांव आमतौर पर मध्यम या बड़े आकार के होते थे, जिससे पता चलता है कि आबादी एक जगह पर रह रही है काफ़ी संगठित रूप से। घर ज़्यादातर कच्ची मिट्टी के थे या फिर वेटल एंड डॉब तकनीक से बनाए जाते थे, यानी कि ज़्यादा पक्के घर नहीं थे। और कई घरों में एक से ज़्यादा कमरे होते थे। खुदाई में चूल्हे भी मिले हैं, चूल्हे का यूज़ करते थे बनाने के लिए, अनाज रखने की जगह भी है, संकेत मिलते हैं। तो ग्रामीण जीवन बहुत अच्छा था यहाँ का। मालवा संस्कृति की सबसे पहचानने योग्य चीज़ है इसके मिट्टी के बर्तन। भाई लाल या नारंगी रंग के बर्तन थे जिन पर काले रंग से डिजाइन बनाए जाते थे। इन डिजाइनों में सीधी रेखाएं भी थी, ज्यामितीय एक्टिविटी आकृतियां भी बनी हुई थी, शेप्स। कभी कभी पौधे जानवर के भी चिन्ह बनाए जाते थे मिट्टी के बर्तन पे। ज़्यादातर बर्तन चाक पर बने थे और बहुत अच्छे से पकाकर बनाए गए थे, उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। औजार और जीवन शैली की बात करोगे तो लोग खेती पर निर्भर थे भाई पूरे, और पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार यूज़ में थे। और उनका जीवन गांव केंद्रित था, यानी कि गांव में ये लोग रहते थे, खेती करते थे, पशु पालते थे, कारीगरी अपनी करते थे। कुल मिलाकर मालवा संस्कृति क्या दिखाती है, एक प्रॉपर एक जगह पे लोग गांव में रह रहे हैं, व्यवस्थित रूप से कृषि कर रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। सो मालवा संस्कृति में औजारों और तकनीक का इस्तेमाल मिश्रित रूप में हुआ। कैसे भाई, लोग अब भी पत्थर की धारदार ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, हड्डी के औजार यूज़ कर रहे थे, तांबे की छोटी वस्तुएं यूज़ हो रही थी। तो तांबे का ज्ञान था लोगों के पास, लेकिन रोज़मर्रा में हर काम में तांबे के औजार नहीं यूज़ आते थे, पत्थर के औजार अभी भी डेली यूज़ में आते थे। तो जीवन यापन की बात करोगे तो भाई उनकी अर्थव्यवस्था तो कृषि आधारित थी। गेहूँ उगाते थे, जौ और अलग अलग दाल उगाते थे। ठीक है, जैसा क्षेत्र होगा वैसी फसल उगाते थे। पशुपालन भी करते थे, गाय बैल ये सब ये पाला करते थे, जबकि भेड़ बकरी को भी ये पालते थे। एक प्रॉपर स्थायी गांव में रहते थे, खाना उगाते थे, भविष्य के लिए स्टोरेज भी करते थे, यानी कि एक बहुत सुरक्षित व्यवस्थित ग्रामीण जीवन इनका। बात करें जोरवे संस्कृति की तो ये दक्कन के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, खासकर महाराष्ट्र का एरिया, गोदावरी है, भीमा और प्रवरा नदियों के आसपास का एरिया। ज़्यादातर जो पुरानी संस्कृतियां हैं वो आप देखोगे कि नदियों के किनारे थी, क्योंकि खेती के लिए पानी मिल जाता था, लोग वहाँ पे परमानेंट गांव बना सकते थे। तो इस संस्कृति का समय है आमतौर पर लगभग 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। हालांकि अलग अलग जगहों पर तिथियां थोड़ी अलग हो सकती हैं। और ये अंतिम चरण था चालकोलिथिक पीरियड का। जॉर्वे संस्कृति से पता चलता है कि दक्कन क्षेत्र में गांव का जीवन काफ़ी संगठित था, समाज जो है बड़े गांवों में बदल रहा था, योजना बहुत अच्छी थी और लोहे वाला युग आने वाला था। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जगहें मिली हैं जहाँ से आपको यहाँ का जीवन कैसे इनका विकास हुआ ये सब पता चलता है। तो जोरवे इसका टाइप साइट माना जाता है, यानी इसी जगह के आधार पर पूरी संस्कृति का नाम रखा गया है। जोरवे में जैसा मिल रहा है ज़्यादातर पूरी संस्कृति में वैसा ही है। दाइमाबाद सबसे बड़ा क्षेत्र है, याद रखना, दाइमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे मेन क्षेत्र है दाइमाबाद। यहाँ बहुत बड़ी बसावट के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, गांव नहीं थे, ये एक केंद्र था। फिर इनाम गांव से जोरवे काल के रोजमर्रा के जीवन की सबसे साफ जानकारी मिलती है, इनाम गांव नाम की जगह से। घरों की बनावट वगैरह, खेती कैसी होती थी, अनाज कैसे स्टोर करते थे, सामाजिक ढांचा कैसा था। इसके अलावा नेवासा है और प्रकाश जैसी जगहें भी हैं। सरल शब्दों में बताऊं तो भाई जोरवे संस्कृति की पहचान यही थी कि भाई योजनाबद्ध तरीके से इनके गांव बने हुए थे, मिट्टी के बर्तन की शैली बहुत अच्छी थी और कृषि का जीवन इनका बहुत अच्छा था। इसके बाद के चरणों में समाज के भीतर असमानता के संकेत मिलते हैं, जैसे कुछ बड़े घर मिले हैं, कुछ छोटे घर मिले हैं, यानी कि धीरे धीरे सामाजिक जीवन जटिल हो गया था। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जोरवे संस्कृति की सबसे साफ पहचान इसकी मिट्टी के बर्तन की शैली है। इसके बर्तन लाल या नारंगी रंग के थे भाई, जिन पर काले रंग की ज्यामिति डिजाइन होते थे। ठीक है, ये बर्तन रोजमर्रा के काम के लिए बनाए जाते थे, कटोरे, मटके, है ना, और स्टोरेज के लिए कुछ बना दिया, खाना पकाना, अनाज रखने के लिए बर्तन यूज हो जाएंगे। तो जोरवे काल की बस्तियां बहुत योजना से बनाई गई थी भाई। कई स्थलों पर घर एक तय तरीके से ग्रुप्स में घर बनाए जाते थे,
और गलियां भी थी, रास्ते भी थे। घर ज़्यादातर कच्ची मिट्टी की दीवारों से बने हुए थे यहाँ पे। कुछ में फर्श पर प्लस्तर भी किया गया था, जिससे पता चलता है कि भाई लोग एक टिकाऊ तरीके से रहना चाह रहे थे। इसके अलावा कुछ बस्तियों में बड़े भंडारण स्थान भी मिले हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा भी अनाज उगा रहे थे और उसे भविष्य के लिए जमा करके रखते थे। तो भाई कुल मिलाकर जॉर्वे संस्कृति एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था को दिखा रहा है जहाँ की खेती बहुत अच्छी है, गांव बहुत अच्छी तरीके से बसे हुए थे, लोग थे संगठित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के विभिन्न भागों में स्थित शिलाग्रह और शिलाचित्र, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। देखो भाई, भारत में पाए जाने वाले जो रॉक शेल्टर्स हैं, शैलाश्रय और गुफा चित्रकला हजारों साल पुराने हैं। हमें प्राचीन मानव समाजों के जीवन को अगर समझना है तो आप इन जगहों पर चले जाओ। मैंने पहले ही प्रश्न में आपको ये करवाया था। तो ये स्थल इसलिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपको मिलेंगे प्रमाण, यहाँ से आपको मिलेंगे सबूत कि शुरुआती इंसान रहते कहाँ थे, कैसे सोचा करते थे, अपनी भावनाओं को कला के जरिए कैसे वो दिखाते थे चित्र बना के। तो शैलाश्रयों का उपयोग लोग रहने की जगह के रूप में करते थे, पूजा अर्चना करते थे, पत्थर की जगहों पर रहते थे गुफाओं के अंदर। और चट्टानों पर जो चित्र बने हैं उसमें शिकार करते हुए मानव दिखाई दे रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं, प्रकृति के साथ इंसान का रिश्ता बहुत अच्छा था, ये आपको देखने को मिलता है। तो भाई इससे पता चलता है कि शुरुआती मानव सिर्फ जीवित रहने में नहीं बल्कि संस्कृति और परंपराओं में रुचि रखता था। तो जब आप भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थल ढूंढोगे, खासकर एमपी है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, आपको ये चित्र पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, चैल्कोलिथिक तीनों कालों से जुड़े हुए चित्र मिल जाएंगे। सोचो इतने पुराने पुराने चित्र गुफाओं में इंसान बना के गए हैं, जो दिखाता है समय के साथ साथ मनुष्य की कला, धार्मिक विश्वास, रोजमर्रा का जीवन कैसे बदलता गया। आप चित्र देखो, किसी चित्र में जानवरों का शिकार हो रहा है, किसी चित्र में खेती भी हो रही है, बदलाव हुआ है ना भाई। तो सरल शब्दों में बताऊं तो भारत की जो गुफा चित्रकला है वो हमें समझने में मदद कर रही है कि इंसान कितना रचनात्मक है। उसकी सोच और सामाजिक जीवन की शुरुआत बहुत पहले से ही हो चुकी थी, समाज की तरह कैसे अपनी बात उसको रखनी है। भीमबेटका का क्वेश्चन आपको करवाया था, वो एक लिख दो कि भाई भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य भारत के मध्य प्रदेश में है। बहुत प्रसिद्ध शैल चित्र आपको मिलेंगे यहाँ पे। अपने असाधारण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और भीमबेटका की चट्टानों पर बने जो चित्र हैं वो लगभग 30,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। तो भाई इन चित्रों में अगर आप देखो, हाथी, बाइसन, हिरण, ये सारे जानवर आपको दिखेंगे। भाई इंसान शिकार करते हुए दिखेंगे, नाचते हुए चित्र बना रखे हैं, कोई धार्मिक चिन्ह बना रखे हैं, सामूहिक गतिविधियां दिखा रखी हैं। तो ये चित्र हमें समझने में मदद कर रहे हैं कि शुरुआती मानव कैसे जीता था, क्या खाता था, मनोरंजन उसका कैसे होता था और उनके सामाजिक धार्मिक जीवन कैसे थे। सरल शब्दों में बताऊं तो भीमबेटका की जब आप गुफा चित्रकला देखोगे तो भारत में मानव कला का विकास कैसे हुआ, संस्कृति की शुरुआती अभिव्यक्ति, अपनी बातों को अभिव्यक्त करना लोगों ने कैसे चित्रों के द्वारा शुरू किया, ये हमें एक अतीत से जोड़ते हैं। बादामी रॉक पेंटिंग्स, ये क्या है, दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो बादामी की जो पेंटिंग्स है वो जानी जाती है अपने रॉक कट मंदिरों के लिए, कि चट्टानों को काट के मंदिर बनाए गए। यहाँ चट्टानों पर चित्रकला बहुत सुंदर है। तो बादामी की चित्रकला 6वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी की है, यानी यह भीमबेटका की चित्रकला के काफ़ी बाद के चित्र हैं जो यहाँ पे मिल रहे हैं। आप इनको देखो, आपको हिंदू देवी देवता देखने को मिलेंगे, पौराणिक कथाओं को दिखाया गया है चित्रों में दीवारों पे बनाकर। यहाँ पे शिव जी, भगवान विष्णु, धार्मिक अनुष्ठान, ये सारी चीज़ें इन्होंने चित्रों में दिखाई है। तो इन चित्रों का महत्व इसीलिए है ना क्योंकि ये हमें भाई दिखा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये में दिखाते हैं कैसे कैसे धार्मिक कला और मंदिर की वास्तुकला कैसे विकसित हुई। तो बादामी स्थल प्रारंभिक हिंदू मंदिर निर्माण, शुरू शुरू में कैसे मंदिर बनते थे, धार्मिक चित्रकला की एक कड़ी दिखाता है। और ये बताता है कि कला अब सिर्फ रोजमर्रा के जीवन तक नहीं है, बल्कि कला के द्वारा आप धार्मिक चीज़ों को भी तो दिखा सकते हो ना। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र के पश्चिमी भारत में, आप देखोगे ये चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठ, बौद्धों के अपने मठ हैं भाई, चट्टाने काट के इन्होंने बनाए, और मंदिरों के पूरे ग्रुप है वहाँ पे। यहाँ की गुफाओं में चित्रकला है, मूर्तियाँ हैं जो पुरानी पुरानी भारतीय कला की धरोहर है। आप अजंता की गुफाओं की चित्रकला देखो, लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच ये चित्र बनाए गए। और इन चित्रों में भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं दिखाई गई हैं, जातक कथाएं, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो पिछले जो जन्म हुए उनकी कहानियां दिखाई गई हैं, और उस समय के लोगों का दैनिक जीवन कैसा होता था ये दिखाया गया है। तो इन चित्रों का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक नहीं है
बल्कि उस समाज को दिखाते हैं, संस्कृति को दिखाते हैं, उस समय के पहनावे को, रहन सहन को और भावनाओं को भी दिखाते हैं। तो अजंता की गुफाएं हमें प्राचीन भारत में बौद्ध कला कैसी थी, धार्मिक सोच कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था, उसको गहराई से अगर आपको समझना है तो आप इसको देखो। और इसीलिए ये विश्व के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध कला स्थलों में से एक है। अब एलोरा, अजंता है तो एलोरा भी वहीं है, महाराष्ट्र के वहीं है। तो बहुत भव्य शैल को कट करके गुफाओं में गिनी जाती है। एलोरा की गुफाएं लगभग 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थी। तो इनमें कला, मूर्तिकला, वास्तुकला का एक संगम देखने को मिलता है। एलोरा की खास बात है कि यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की गुफाओं का जो पूरा परिसर है वो एक ही है। एक ही परिसर में सारी गुफाएं हैं, हिंदुओं की भी, बौद्ध की भी और जैन की भी। तो यहाँ की चित्रकला देखो, मूर्तियाँ देखो, अलग अलग देवी देवता, तीर्थंकर होते हैं जो जैन धर्म में, महात्मा बुद्ध से जुड़े विषय वो आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि उस समय धार्मिक सहिष्णुता कितनी अच्छी थी, एक दूसरे के धर्म का इतना सम्मान था कि एक ही परिसर में सारी गुफाएं हैं। तो एलोरा अपनी विशाल और जटिल वास्तुकला के लिए जाना जाता है, खासकर कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, एक चट्टान को काटकर पूरा शिव जी का मंदिर बना दिया। तो एलोरा की गुफाएं ये दिखाती हैं कि प्राचीन भारत में कला, धर्म और स्थापत्य जो मतलब आर्किटेक्चर है वो अपने चरम पर था, और अलग अलग धार्मिक परंपराएं भी एक शांतिपूर्ण तरीके से एक ही जगह चल रही थी। फिर है कुपगल रॉक पेंटिंग्स। तो ये कर्नाटक के दक्षिण में स्थित एक महत्वपूर्ण, एक प्राग ऐतिहासिक, आप मान के चलो प्री हिस्टोरिक पीरियड का एक शैल चित्र स्थल है। यहाँ पे भी दीवारों पर चित्र हैं। तो यहाँ की चट्टानी गुफाओं में बने चित्र बहुत पुराने हैं, लगभग 5000 से साल से भी पुराने, मीजोलिथिक काल के। तो कुपगल की चित्रकला में जानवर, इंसान, जियोमेट्रिकल शेप्स ये सब दिखाया जा रहा है। कुछ चित्र तो बहुत नेचुरलिस्टिक हैं कि उनसे जानवरों की चाल ढाल, इंसानों की गतिविधियां भी समझ आ रही हैं, इतने अच्छे हैं। तो उस समय के लोग अपने आसपास की दुनिया को वो ध्यान से देखते थे, और अपनी कला को देखो कैसे इतने अच्छे से वो दिखा रहे हैं। तो इन चित्रों का महत्व है ना भाई, क्योंकि हमें दक्षिण भारत में रहने वाले अगर मानवों को जानना है तो बस उनकी सोच, उनकी कला कैसी थी, आप इन चित्रों को पढ़ो जाके। तो सरल शब्दों में कुपगल के जो शैल चित्र हैं ये दिखाते हैं कि कला और रचनात्मकता भारत में बहुत पहले से है। इसके अलावा जो है आपकी कराइकल रॉक पेंटिंग्स हैं, दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में आपको मिलेंगी। कम प्रसिद्ध हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चित्र नियोलिथिक काल के हैं, यानी कि उस समय के जब लोग खेती शुरू कर चुके थे, परमानेंट रहने लगे थे। तो करेकल की चट्टानों पर जो चित्र हैं वो मानव आकृतियां हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं, और ये चित्र बहुत सिंपल है, आप देखोगे समझ जाओगे। लेकिन उस समय के लोग अपने अनुभव, सोच और जीवन कला को कैसे वो व्यक्त करते थे वो चित्र हमें बताते हैं। तो इन शैल चित्रों का महत्व क्यों है, क्योंकि ये तमिल क्षेत्र में, तमिलनाडु वाला एरिया, पूरा तमिल क्षेत्र, वो लोग कैसे विकसित हुए, पुराने समय में इंसानों की कला प्रतीक क्या थे वो पता चलता है। सिंगरेनी केव्स हैं, गुफाएं हैं, तेलंगाना के खम्मम जिले के पास एक महत्वपूर्ण शैल चित्र स्थल है। यहाँ पे भी हैं गुफाओं में प्राचीन मानव कला को आप देख सकते हो, और दक्कन पठार क्षेत्र में रहने वाले शुरुआती इंसानों का जीवन आप समझ सकते हो। तो सिंगरेनी की गुफाओं में बने जो चित्र हैं वो पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक, ठीक है, इस काल से जुड़े हुए हैं। और इन चित्रों में शिकार करते हुए इंसान, जंगली जानवर, इंसानों की आकृतियां दिखाई गई हैं। कुछ चित्रों में तो सरल सिंपल से जियोमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए हैं। तो इन शैल चित्रों का महत्व क्यों है भाई, ये दिखाता है कि शुरुआती मानव प्रकृति के बहुत करीब था। शिकार तो मेन हिस्सा था, शिकार तो लगभग हर चित्र में दिख रहा है। तो सिंगरेनी की गुफाएं हमें दक्कन क्षेत्र के बारे में बताती हैं, प्रकृति के साथ इंसान का क्या रिश्ता था, कैसे उनका विकास हुआ। फिर उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का आपका जो है रॉक शेल्टर। तो ये मध्य भारत का है, ठीक है, जहाँ बहुत सारे शैल आश्रय मिले हैं, गुफा के चित्र मिले हैं जो बहुत प्रसिद्ध नहीं है लेकिन ऐतिहासिक रूप से जरूरी है। यह स्थल दिखाता है कि इस क्षेत्र में इंसान बहुत पहले से रह रहा था। तो छत्तीसगढ़ के इन शैलाश्रयों की चित्रकला पैलियोलिथिक से लेकर चालकोलिथिक काल तक की है, और इन चित्रों में भी शिकार करते हुए जंगली जानवर, मानव आकृतियां दिख रही हैं। कई धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े संकेत भी हैं। तो भाई इन शैल आश्रयों का महत्व क्यों है, क्योंकि हमें मध्य भारत में रहने वाले शुरुआती मानवों को अगर समझना है, सामाजिक जीवन को, उनके सांस्कृतिक जीवन को, तो आप यहीं से समझ पाओगे। तो सरल शब्दों में कहूँ तो छत्तीसगढ़ के शैल चित्र ये बताते हैं कि भाई जो प्राचीन इंसान है वो कैसे रहा करते थे, कैसे शिकार करते थे, प्रकृति में उनका कितना विश्वास था। भीमबेटका के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था पीछे। कुरनूल के बारे में आप और जान लो, ठीक है। कुरनूल आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में है। यहाँ पे क्या है, दक्षिण भारत के बहुत पुराने शैल चित्र आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ की चित्रकला तो कुरनूल की 25,000 साल पुरानी है। यहाँ पे आपको बाइसन, हाथी, हिरण ये जानवर देखने को मिलेंगे, शिकार करते हुए इंसान देखने को मिलेंगे, और अनुष्ठानिक चित्र भी बने हुए हैं। बहुत सिंपल चित्र हैं लेकिन प्रभावशाली हैं।
और इन शैलाश्रयों का महत्व क्यों है? क्योंकि ये दक्षिण भारत में कैसे मानव कला की शुरुआत हुई, वो अपनी बातों को कैसे अभिव्यक्त करते थे, ये पता चलता है। और ये हमें समझने में मदद करता है कि प्राचीन इंसान रहते कैसे थे, प्रकृति से उनका क्या रिश्ता था। तो भाई यही कंक्लूजन है कि भारत के शैलाश्रय देख लो चाहे गुफा चित्र देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुराने इंसानों की कला ही नहीं बल्कि उनका पूरा जीवन का निचोड़ देते हैं। इन चित्रों के जरिए हम जान पाते हैं इंसान रहते कैसे थे, शिकार कैसे करते थे, आसपास का पर्यावरण उनसे कितना क्लोज था। और ये भी दिखाते हैं कि क्या जीवन में सांस्कृतिक बदलाव आया, लोग धीरे धीरे घुमंतु जीवन छोड़कर कैसे खेती करके परमानेंटली एक जगह बस गए। ठीक है, चित्रों में शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है, डांस करते हुए, पूजा करते हुए, ये सब दृश्य मिल रहे हैं। यानी कि सामाजिक धार्मिक गतिविधियां होती थी, सब आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये स्थल ये भी साबित करते हैं कि जो शुरुआती मानव की तकनीकी रूप से भी वो बहुत ज़्यादा सक्षम थे, जो हमारे आदि मानव थे। औजार बना रहे हैं भाई, नेचुरल कलर्स का यूज़ करके चित्र बना रहे हैं, प्रतीक बना रहे हैं। तो इस तरह भारत की जो गुफाओं की चित्रकला है वो हमें मानव इतिहास को, अगर आप वर्ल्ड की नज़र से देखो तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव से जो इतिहास अगर आप पढ़ते हो इंसानों का, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि इंसानों ने ये सब कब करना शुरू किया था। ठीक है, ये आपके प्रश्न है, आप इनको कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना भाई, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।